नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। तांत्रिक मैडम। आज की कहानी तांत्रिक मैडम की है। एपिसोड 61। आपने पिछले एपिसोड में 60वें एपिसोड जो 14 दिसंबर को मैंने डाला था, आपने उस कहानी को अच्छी तरह से समझा होगा। उस कहानी के एंड में सोनू सूखी लकड़ी ले लेने के लिए जंगल में जाते हैं और फिर उनके साथ कुछ घटना घट जाती है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो फंस के रह जाती है, एक ऐसे घर में। और उसके बाद तांत्रिक मैडम सोनू को ध्यान करती है। सोनू जब लकड़ी लेकर नहीं आते हैं, सूखे हुए लकड़ी, और तब उनको तलाशने लगती है, लेकिन सोनू का कहीं आता पता नहीं था। तब उनको समझ में आ जाता है कि सोनू के साथ में कुछ न कुछ तो बात बनी है, कुछ न कुछ तो हादसा हो चुका है। तब अपनी शक्ति को भेजती है ढूंढने के लिए, लेकिन शक्ति भी खाली हाथ लौट आती है। उसको पता ही नहीं चलता है कि सोनू कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, जीवित हैं या मर चुके हैं। कोई भी जानकारी नहीं दे पाती है। और इसके बाद आगे की कहानी। सोनू जब नहीं मिलते हैं ना, तो तांत्रिक मैडम बहुत परेशान हो जाती है। हर तरफ ढूंढने की कोशिश करती है और सोनू का कहीं अता पता नहीं चलता है। और तब समझ में आ जाती है, शक्ति भी उनके खाली हाथ लौट आती है। और तब लगता है कि सोनू के साथ में जरूर कुछ गड़बड़ हो चुकी है, कोई हादसा के शिकार तो नहीं बन गए। मन में ऐसा ही उनको लग रहा था, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती थी। फिर अपनी शक्ति को भेजती है कि जाओ आसपास में देखो, सोनू कहीं नजर आ रहे हैं तो आकर के मुझे बताओ। फिर वो प्रेतात्मा शक्ति जो उनके पास में रहती थी हमेशा, वो चली जाती है, आसपास के जंगल में तलाश करती है, लेकिन उसको कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती है जहाँ पर सोनू होने की संभावना हो। लेकिन इधर उधर भटकती रहती है। वो जानती है कि तांत्रिक मैडम बहुत ही परेशान हैं, सोनू गायब हो चुके हैं। तो आखिर सोनू गए तो कहाँ गए। हर तरफ उड़ती हुई हवा में और सोनू को तलाश करती है, लेकिन सोनू का कहीं आता पता नहीं चलता है। और तब कुछ दूरी पर जंगल से बाहर कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि उधर शायद कुछ ना कुछ तो है। अब वो जो शक्ति है ना, उस तरफ चल पड़ती है जहाँ पर सोनू को ले करके वो हैवान स्वरूपी इंसान जैसा दिखने वाला व्यक्ति लेके गया था। और उनको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया था जहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। सोनू उसमें फंस चुके थे। अब ना जाने सोनू के साथ में क्या होने वाला है, वो जीवित भी लौटेंगे या फिर नहीं। जब देख लेती है कि हाँ, जंगल के बाहर में कुछ न कुछ तो है, और तब वो उधर की तरफ चल पड़ती है। जब वो जंगल पार कर लेती है तो खाली मैदान दिखाई देने लगता है। आगे में पहाड़ भी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन पहाड़ की तलहटी में कुछ ऐसा उस शक्ति को नजर आता है। और जब वो शक्ति उधर जाने लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि दरवाज़ा लगा हुआ है, उसके आगे तो जा ही नहीं सकती है। ऐसा कोई अदृश्य दीवार उसको नजर आता है। उस दीवार को पार नहीं कर सकती है, कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन उस दीवार के आर पार जा नहीं सकती। दीवार दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन वो महसूस कर सकती है। अपनी शक्ति से देखने की कोशिश करती है, तब उसको लगता है कि दीवार नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा शक्ति मौजूद है जो मुझे आगे की तरफ जाने नहीं दे रही है। तब वो उस एरिया का चक्कर काटती है, आसपास में और भी देखने की कोशिश करती है कि आखिर सोनू गए तो कहाँ गए। लेकिन सोनू का कहीं पर भी दर्शन नहीं होता है, सोनू का संकेत नहीं मिलता है। लेकिन वो हिम्मत छोड़ती नहीं है, चारों तरफ उस जगह का चक्कर काटने लगती है, लेकिन आखिरकार उसको निराशा ही हाथ लगता है। देख तो पा रही है कि सामने में कुछ बस्ती जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसके आगे क्यों नहीं जा रही है, कौन सी शक्ति यहाँ पर काम कर रही है, क्यों मैं उसके आगे जा नहीं पा रही हूँ। शक्ति महसूस करती है कि जरूर हमसे भी बड़ा कोई शक्तिवान यहाँ पर है जो मेरे रास्ता रोक के खड़ा है। अब मुझे लौटना चाहिए,
तांत्रिक मैडम को सब कुछ बताना चाहिए। और तब वो शक्ति यानी चल पड़ती है तांत्रिक मैडम के पास में। तांत्रिक मैडम तो बेचैन रहती है। जब सोनू नहीं आते हैं तो वो परेशान हो जाती है। आखिर वो लड़का कहाँ गया? अब उसके माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे? परेशानी में घिरी हुई थी। और तब वो शक्ति उनके कान के पास जाती है। और फिर जो बताती है ना, तांत्रिक मैडम को अब जैसे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस जंगल में तो ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम वहां तक पहुंच नहीं पाई हो। तांत्रिक मैडम उस प्रेतात्मा शक्ति को डांटने लगती है। और तब वह प्रेतात्मा शक्ति उनके कान के पास जा करके सब कुछ दोबारा से बताती है कि नहीं, जो मैंने देखा है मैंने खुद महसूस किया है। वो जगह पर जरूर मुझे लगता है कि सोनू उसी जगह पर कैद है जहाँ पर मैं अंदर जा नहीं सकती। जैसे वहाँ पर शीशे का दीवार खड़ा हो चुका है। मैं आर पार तो देख सकती हूँ, लेकिन उस तरफ मैं जा नहीं पाती हूँ। जरूर मुझसे भी कोई बड़ा शक्ति वहाँ पर मौजूद है जो मुझे जाने नहीं दे रहा है। तांत्रिक मैडम जब सुनती है तो वो भी सोच में डूब जाती है। सोचने लगती है कि ये सब चल क्या रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर, कौन लोग हैं, अब कर क्या रहे हैं, आखिरकार सोनू को क्यों पकड़ा गया है, क्या इसका रहस्य है, क्या इसका मतलब है। अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी जा नहीं सकती थी। रात का टाइम था, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ता है। और आखिरकार जब सुबह हो जाती है तब अपना सामान इकट्ठा कर लेती है। सोनू का सामान इकट्ठा कर लेती है और दोनों सामान को अपने पीठ पर अब लोड कर लेती है। और फिर शक्ति के बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। लेकिन जंगल इतना घना था, इतना आसान सफ़र नहीं था जो तांत्रिक मैडम को अब समझ में आ रहा था। सोनू रहते तो रास्ते को आसान कर सकते थे। वो यहाँ का लोकल व्यक्ति थे, उनको कुछ रास्ता भी मालूम होता था। अब परेशानी में घिरी हुई थी, लेकिन सोनू को जान बचाना भी जरूरी था। आखिर सोनू अभी तक जीवित हैं या मर चुके हैं, तांत्रिक मैडम समझ नहीं पा रही थी। बहुत ही परेशान थी। उस जगह तक जल्दी से जल्द पहुंचना चाहती थी, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। कई बार घनी झाड़ियाँ रास्ता रोक देती थी, कई बार ऐसे दलदली क्षेत्र आ जाता था जिसको पार करना अब मुमकिन नहीं लगता था। और तब उनको रास्ता बदलना पड़ता था। और कभी कभी अपनी शक्ति को बोलती भी थी कि मेरे लिए सही रास्ते को तलाश करो। और तब शक्ति उनको बताती थी कि आप इधर से चलिए, ये रास्ता पहले से अच्छा है। लेकिन कुछ ही देर तक होता है और इसके बाद वो भी रास्ता परेशानी खड़ा करने लगता है। मतलब जब वो जंगल को पार करती है ना, तो दोपहर ढल चुका था, अब शाम होने को आ चुकी थी। जब खुले इलाके में पहुंचती है ना, तो वहाँ का दृश्य देख करके अचंभित हो जाती है। इतना प्यारा दृश्य अब उनको मन को मोहने लगता है। देखती है कि आगे में हरे भरे पहाड़ दिख रहे हैं, हरा भरा नज़ारा हर तरफ है। जिधर देखो उधर ये हरियाली नजर आ रही है। अब भला क्यों ना हो भाई, उत्तराखंड का इलाका ऐसे थोड़ी कहा जाता है। हरी भरी गिरनी जिधर देखो उधर ही नजर आ रही थी। जिधर आंख डाल रही थी तांत्रिक मैडम, उनका मन नहीं कर रहा था कि उधर से आंखें हटाएं। लेकिन अगले पल उनको याद आ जाता है कि हम किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। आखिर वो बस्ती कहाँ है, कहाँ पर है, वो अदृश्य दीवार कहाँ पर है। और तब अपने आंखें गड़ा के देखने लगती है। और तब दूर उनको एक बस्ती जरूर नजर आती है, लेकिन बस्ती बड़ा नहीं होता है। लगता है कि उसमें 2-4 ही घर हैं, और वो घर शायद यही है जो शक्ति उनको बता रही थी। शक्ति को बुलाती है, पूछती है कि क्या यही वो बस्ती है जिसके बारे में तुम बता रही हो, यहाँ पर अदृश्य दीवार खड़ा है। तब शक्ति कहती कि हाँ जी, बिल्कुल यही जगह है। इसके आगे आप थोड़ी सी आप जाएंगे ना, तो अदृश्य दीवार एक, अब मुझे नज़र तो नहीं आता लेकिन मेरा रास्ता रोक देता है, जैसे कांच का बना हुआ है। उससे आगे मैं जा ही नहीं पाती हूँ। आप कोशिश करके देखिए आप, शायद आप उस अदृश्य दीवार को आप पार कर सके। इसके बाद शक्ति चुप हो जाती है। तांत्रिक मैडम अब सोचने लगती है कि ये जो अदृश्य दीवार है इसको मैं कैसे पार करूँगी।
जब मेरी शक्ति पार नहीं कर सकती है तो मैं कैसे पार कर सकती। चलो एक बार देखा जाए, ट्राई तो किया जाए, तभी तो हम आगे का रास्ता सोच पाएंगे। तांत्रिक मैडम चल पड़ती है, लेकिन वो सफ़र भी अब थोड़ा दूरी का था। चलते चलते अब जंगल पार करते हुए तांत्रिक मैडम थक चुकी थी। थकावट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चलते हुए कदम डगमगा रहे थे, दर्द थे, अब व्याकुल थी, पैरों में दर्द हो रहा था। लेकिन सोनू का जान तो बचाना था ना, इसलिए उनके कदम रुकते नहीं हैं। और आखिरकार एक जगह पर अब वही चीज़ को महसूस करती हैं। जब आगे बढ़ती है ना तो ऐसा लगता है कि शीशे की दीवार से टकरा गई हूँ। आवाज़ आती है, लेकिन ऐसा कोई दीवार उनको नजर नहीं आता है। 2-3 बार कोशिश करती हैं और 2-3 बार उनके साथ में ऐसा ही होता है, जैसे आगे का रास्ता बंद हो, अब तो जा नहीं पाएगी। तांत्रिक मैडम उसी के पास में बैठ जाती है, शक्ति को बुलाती है कि तुम एक बार चारों तरफ घूम फिर कर देखो कोई रास्ता है कि नहीं है। अगर रास्ता है तो मुझे बताओ, अभी शाम होने वाली है, इसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। जल्दी करो। शक्ति फिर अब हवा में तैरने लगती है। उस अदृश्य दीवार के आसपास मंडराने लगती है। बस्ती में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भी रास्ता रुका हुआ मिलता है। वो दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा कहीं नज़र नहीं आता है। तब वो निराश होकर के तांत्रिक मैडम के पास लौट आती है। पूरी कहानी बताती है कि नहीं मैडम जी, यहाँ पर कोई अदृश्य दीवार तो नज़र आ रहा है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं है। अब हम क्या करेंगे। तांत्रिक मैडम सोच में डूब जाती है। कहती है कि छोड़ो, इस जगह को तुम छोड़ दो, आस पास में देखो और भी कोई बस्ती है, कुछ खास नज़र आ रहा है, अब उनके बारे में पता करो। देखो अब अंधेरा हो जाएगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जितना जल्दी मुझे ये सब देख करके बताओ। फिर शक्ति हवा में उड़ जाती है, दूसरी दिशा में अब जाने लगती है। चारों तरफ देखने लगती है कि कहीं कोई बस्ती नज़र आ जाए, कोई घर नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा घर, कोई बस्ती दूसरा उस एरिया में नज़र नहीं आता है। पूरा पहाड़ों के पास से चक्कर काट लेती है। तब एक पहाड़ के पास से गुजरती है ना, तब एक सुरंग जैसा दिखाई देता है। सुरंग का जो रास्ता था अंदर जाने का, कुछ बड़ा ही दिख रहा था। वो सुरंग में चली जाती है पता करने के लिए कि आखिर ये सुरंग पहाड़ में क्यों बना हुआ है। ये अपने आप बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से, या फिर किसी इंसान ने बनाया है। अंदर चली जाती है, अंधेरा होता है, लेकिन उसकी आंखें तो अब अंधेरा हो उजाला हो हर चीज़ को देख लेती है। अंदर चली जाती है। सुरंग जो है ना, कुछ लंबा ही होता है। जब अंदर जाती है तो उजाला नजर आने लगता है। अंदर में उजाला था। जब काफ़ी अंदर चली जाती है, तब एक जगह पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। जब पास जाके देखती है ना, तब एक साधु नजर आते हैं जो कोई साधना में लीन है। उनके आसपास में कुछ विशेष कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो रोशनी जो है वो वहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन उसका सोर्स पता नहीं चल रहा है कि आखिर रोशनी किस चीज़ से जल रही है, रोशनी कैसे हो रही है। प्रेतात्मा जो शक्ति थी उस चीज़ को तलाशने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ पर रोशनी कैसे है। तब लगता है कि ये जो साधु बाबा साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इन्हीं के कारण से हो रही है। तो इस इलाके में तो बस यही मुझे नज़र आते हैं। फिर वो सुरंग से बाहर निकल जाती है। हवा में उड़ते उड़ते तांत्रिक मैडम के पास पहुंचती है। तब तक अंधेरा हो चुका था। तांत्रिक मैडम के कान में जाके बताती है कि मैडम जी, मैंने पूरा इलाके का छानबीन कर लिया। तब मुझे एक पहाड़ नज़र आया। पहाड़ के नीचे एक सुरंग बना हुआ है। सुरंग अब प्राकृतिक है या किसी इंसान ने बनाया है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन सुरंग के अंदर में एक तपस्वी मुझे नज़र आया है। वो साधना में लीन है, एक साधु बाबा है, और वहाँ पर रोशनी निकल रही है, लेकिन रोशनी का सोर्स कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही तांत्रिक मैडम को बताती है, अब आश्चर्य में तांत्रिक मैडम देखने लगती है। अब मन में वो खुश होने लगती है। क्या तुमने तपस्वी को देखा, किसी साधु बाबा को देखा, सुरंग में साधना
करते हुए कैसे लग रहे थे, किस एज में थे, क्या पहन रखे हैं, उनका चेहरा मोहरा कैसे है, तुम मुझे सब कुछ बताओ। तब वो कहती है, जो शक्ति होती है, कि देखने में तो नौजवानी लगते हैं, ज़्यादा उम्र मुझे दिखता नहीं है। अब दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल भी उनके बड़े बड़े हैं और चेहरा चमक रहा है, आंखें बंद पड़ा हुआ है और वो साधना में लीन है और इससे आगे मैं कुछ और बता नहीं सकती। तांत्रिक मैडम दोबारा पूछती है, हुलिया कैसे था? वो हुलिया बयान करने लगती है और तब तांत्रिक मैडम की आंखों में चमक आने लगता है। उनको लगता है कि मैं उस साधु बाबा को जानती हूँ, वो तपस्वी को जानती हूँ जो उस सुरंग के अंदर में तपस्या में लीन है। अब मेरा काम हो जाएगा, अब मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब आसमान की तरफ देखती है ना, तो अंधेरा ही नजर आता है, हर तरफ अंधेरा छाने लगता है। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि वो जगह यहाँ से कितनी दूरी पर है, क्या हम उस जगह पर जा सकते हैं इस वक्त में? वो पूछती है उस प्रेतात्मा से। तब प्रेतात्मा कहती है कि हाँ, आप चल सकते हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है लेकिन दूरी ज़्यादा है। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि मुझे परवाह नहीं है, क्या तुम मुझे इस वक्त में तुम वहाँ पर लेके जा सकती हो, रास्ता दिखा सकती हो? तब वो प्रेतात्मा कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं उस जगह पर आपको पहुँचा सकती हूँ, लेकिन आप थक जाएंगे, लंबी दूरी है। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि मुझे तो चलना ही है, चाहे लंबी दूरी हो चाहे छोटी दूरी हो, मुझे तो सोनू का जान बचाना है, मदद तो मुझे लेनी पड़ेगी, आओ चलते हैं। अब 20 के बाद फिर से सफ़र तांत्रिक मैडम का शुरू हो जाता है। थकी होती है, चेहरे पर निराशा साफ झलकती है, दर्द में चेहरा जरूर नजर आता है, लेकिन सोनू को जान बचाने के लिए वो कठिन परिश्रम कर रही है। डबल बोझ उठाए हुए हैं, सोनू का भी हिस्सा अपने पीठ पर लोड कर रखे हैं। कदम जरूर कभी कभी लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। आखिरकार जब उस जगह पर पहुंचती है ना, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मतलब कम से कम 1.5-2 घंटे का सफ़र उन्होंने पूरा कर लिया था। जब सुरंग के पास आती है ना, तो बिल्कुल थक चुकी थी, अब उनके शरीर में जैसे जान बचा ही नहीं था। तब वो जमीन पर बैठ जाती हैं, थैला दोनों उतारती हैं और फिर अपना वाला थैला खोलती हैं और उसमें से कुछ ड्रिंक निकालती हैं, ड्रिंक को पीती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं। जब शक्ति है वहाँ पर, वो सुरक्षा में खड़ी हुई है, तांत्रिक मैडम के आसपास मंडरा रही है। वो भी देख रही है कि तांत्रिक मैडम आंखें बंद कर लिए हैं, थकी हुई है, शायद ये नींद में आ चुकी हैं, सो चुकी हैं, मुझे इनकी रखवाली करना पड़ेगा। कुछ देर तक ऐसी तांत्रिक मैडम को देखती रहती है। आखिरकार आधे घंटे के बाद तांत्रिक मैडम अपनी आंखें खोल देती है, उठ के बैठ जाती है और फिर सुरंग की तरफ देखने लगती है और अचानक शक्ति को आवाज़ देती है, तुम मेरे पास में आओ, तुम मेरे पास में आओ। शक्ति आ जाती है और कहती है कि हाँ बोलिए तांत्रिक मैडम जी, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? तब कहती है कि मुझे इसी वक्त में सुरंग में दाखिल होना है, तुम एक बार जाओ, जा करके पूरी तरह से जानकारी मुझे दो कि वो तपस्वी अभी भी उस जगह पर बैठे हुए हैं या फिर उठ के चले गए हैं, मुझे इस चीज़ की जानकारी दो। तब वो शक्ति फिर दोबारा सुरंग में दाखिल हो जाती है। कुछ देर के बाद में लौट के आती है और कहती है, हाँ अभी भी उस जगह पर तपस्या में लीन है, मैं उनकी आंखें बंद देखती हूँ, मुझे यकीन है कि अभी भी वो तपस्या कर रहे हैं, क्या आप चलना पसंद करेगी? तब तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद अपने बैग से टॉर्च निकाल लेती हैं, क्योंकि सुरंग अंधेरे में भरा हुआ था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। टॉर्च निकालती हैं और टॉर्च की रोशनी से आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब प्रेतात्मा को अब आदेश देती है कि तुम आगे आगे चलो, अगर तुम्हें कोई खतरा लगता है तो मुझे फटाफट सूचित करना। प्रेतात्मा आगे चलने लगती है, अब पीछे पीछे तांत्रिक मैडम। ये भी सफ़र कुछ लंबा ही हो जाता है। सुरंग पहाड़ों के अंदर में बनी हुई थी, या नेचर ने बनाया था या फिर किसी इंसान ने बनाया होगा, किसी
खास पर्पज से अगर नेचर ने बनाया तो बहुत अच्छी बात थी। तांत्रिक मैडम चलती जाती है, आखिरकार थकी हुई हालत में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर पहली बार सुरंग में रोशनी नजर आती है, और रोशनी देख करके बिल्कुल उनका दिल खुश हो जाता है, मन एकदम खुशी से भर जाता है। ये रोशनी, बस मैं समझ गई, ये रोशनी को कौन सा अब शक्ति जागृत कर सकती है। अब बिल्कुल मेरे को मदद मिल सकती है। तांत्रिक मैडम खुश हो जाती हैं। अब फिर जल्दी जल्दी कदम उनका आगे बढ़ने लगता है। जब वो तपस्वी के पास में आती है ना, तब चेहरा देख करके आप बिल्कुल समझ जाती है कि जो मैंने समझा था वही निकले ही है। ये वही है, यही मेरा मदद कर सकते हैं, यही मेरा हर काम में सफलता दिला सकते हैं। अब मैं इनको यहाँ पर देख करके मुझे जरूर आश्चर्य हुआ है। अब उसके बाद उनको उठाती नहीं है, उन्हीं के पास नज़दीक में जा बैठती है। उनको तपस्या से बिल्कुल भी अलग नहीं करती है, ना कोई शोर करती है, ना कोई आवाज़ करती है। अपने पिट्ठू बैग उतार देती है और रिलैक्स के मुद्रा में वहीं पर अब एक तरह से आराम करने लगती है। आखिरकार तपस्वी कभी तो जगेंगे, और जब जगेंगे तो मुझे भी अब जगा देंगे। और इसके बाद आंखें बंद कर लेती हैं, और कब नींद में चली जाती हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता। जब तपस्वी जगते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो तांत्रिक मैडम है, जानते थे और आश्चर्य में पड़े थे कि इस जगह पर तांत्रिक मैडम क्यों आई हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, तांत्रिक मैडम यहाँ पर कैसे पहुँच गई, और वो भी सुरंग के अंदर में। आश्चर्य तो लगता है। अब फिर तांत्रिक मैडम को जगाने लगते हैं। तांत्रिक मैडम जैसे ही आँख खोलती है और खुश हो जाती है। एक दूसरे को दोनों लोग जानते थे, और तब तांत्रिक मैडम उनको प्रणाम करती है और वो आशीर्वाद भी देते हैं और कहते हैं, मैडम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, किस प्रयोजन से तुम आई हो, जरूर कोई खास काम होगा। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। पूरी कहानी बता देती है कि देखिए मेरा असिस्टेंट ना जाने कहाँ गायब हो चुका है। अब मेरी शक्ति एक ऐसे कॉलोनी की तलाश किया है जहाँ पर अब उसका होने की संभावना है, लेकिन उसमें एक सुरक्षा कवच लगी हुई है, वो उसको मैं पार नहीं कर सकती, मेरी शक्ति भी पार नहीं कर सकती। आप मुझे अब उसके अंदर जाने के लिए रास्ता बताइए। मैं जानती हूँ कि आप ये काम जरूर कर सकते हैं, आप मुझे निराश मत कीजिएगा। आप जो साधु बाबा थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, आज भी तुम वैसे ही दिख रहे हो, एकदम हसीन जवान जैसे तुम पहले थी। और तुम कहा करती थी कि हाँ देखना एक दिन हम जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं अब इस बात पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगा कि तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है, हम दोनों का रास्ता अब जुदा हो चुका है, हम कभी नहीं मिलेंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो आज हम फिर एक जगह पर मिले हैं। तांत्रिक मैडम भी अब पिछली बात को याद करने लगती हैं, कहती हैं, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन देखिए मैं बहुत परेशानी में फंसी हुई हूँ, एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। उस रास्ते को मुझे अब अंदर जाने की अब इजाज़त दीजिए, ताकि मैं किसी वजह से वो रास्ता मुझे अब रोके ना, मैं आराम से उस कॉलोनी के अंदर पहुंच जाऊं। अब बाकी तो मैं सब कुछ देख लूंगी। अब जो तपस्वी थे ना वो कुछ समझाते हैं कि देखो ऐसी शक्तियां हैं ना, ऐसी दीवार खड़ा कर देती है जहां पर मनुष्य को जाना संभव ही नहीं है, तुम नहीं जा सकती वहां पर। समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांत्रिक मैडम कहती है कि नहीं, मैं हार मानने वाले इंसान में से नहीं हूँ, जहाँ पर रास्ता ना हो मैं वहाँ रास्ता बनाने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे निराश कर रहे हैं, मैं निराश नहीं होना चाहती हूँ, आप मुझे रास्ता बनाइए, उस जगह पर मैं जल्द से जल्द पहुँचना चाहती हूँ, अपने साथी को बचाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये काम आप कर सकते हैं, आप में वो शक्ति है, वो शक्ति को मैं देख चुकी हूँ। आज अपनी शक्ति को उपयोग कीजिए और उस जगह पर मुझे एक रास्ता बना दीजिए, ताकि मैं उस कॉलोनी में जा सकूं, अपने साथी को बचा सकूं। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब जो तपस्वी है ना, अब उनको लगने लगा
कि तांत्रिक मैडम जैसे पहली थी आज भी ऐसी है, जिद्दी है। जो एक बार काम करने को ठान लेती है वो पीछे मुड़ कर नहीं देखती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो सोचने लगे कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि देखिए, सोचने में समय को अब बिल्कुल बेकार मत कीजिए। मेरे लिए एक एक क्षण, एक एक टाइम मेरे लिए कीमती है। आप मेरी मदद कीजिए। तब कहते हैं चलो उठो, मैं देखता हूँ कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उस शक्ति को मुझे आजमाए हुए बहुत काफ़ी अरसा हो चुका है। चलो मैं देख लेता हूँ, एक बार परख लेता हूँ, शायद वो काम में आ जाए। इसके बाद तपस्वी आगे आगे, अब फिर मैडम जी पीछे पीछे। सबसे आगे तो वही प्रेतात्मा चल रही थी, लेकिन प्रेतात्मा को वो तपस्वी जी शायद देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। अगर देखते तो जरूर तांत्रिक मैडम को जरूर टोकते कि ये कौन है, लेकिन अभी तक इस विषय पर तपस्वी ने कोई बात नहीं किया था। इसके बाद वो लोग सुरंग पार कर लेते हैं। अब फिर उस दीवार के पास आ जाते हैं। अब वाकई में उस दीवार को तपस्वी बाबा भी पार नहीं कर सकते थे। वो रुकावट बना देती है, कोई भी जा नहीं सकता है। तब जो तपस्वी बाबा हैं और अपने विद्या का उपयोग करने लगते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं, दोनों हाथ हवा में उठा देते हैं जैसे कोई जादू का प्रयोग कर रहे हों। ये करते हुए कम से कम आधा घंटा बीत जाता है। इसके बाद वाकई में एक जगह पर धुआं उठता हुआ नजर आता है। जब धुआं उठता है ना, तब तपस्वी कहते हैं कि तांत्रिक मैडम, मैंने आपके लिए रास्ता बना दिया है, अब आप जा सकती हो, मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि जी आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जल्दी आऊँगी, क्योंकि मैं जब आऊँगी तो फिर ये रास्ता बंद मिलेगा, आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हैं। तपस्वी बाबा तो बाहर खड़े हो जाते हैं और तांत्रिक मैडम के साथ में वो शक्ति यानी प्रेतात्मा भी उस दरवाजे के अंदर घुस जाती है। अब दोनों लोग चल पड़ते हैं। सुबह हो चुका है, उजाला उस जगह पर दिखाई दे रहा है। कॉलोनी सामने में नजर आ रही है, कुछ घर अब बने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान उस कॉलोनी में नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ शांति शांति दिखाई दे रही है। अब तांत्रिक मैडम तो डरती नहीं थी और ना वो शक्ति डरने वाली थी, तो दोनों लोग बिल्कुल आराम से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तांत्रिक मैडम शक्ति से बात कर रही थी कि तुम आगे जाओ, जरा पता करो कि कौन से घर में सोनू कैद है। मैं बिल्कुल विश्वास अब करने लायक ये जगह है, ये ऐसी ही जगह है, इसी जगह पर सोनू कैद होगा किसी न किसी घर में। तुम जाओ और मुझे जल्द से जल्द इस बात की जानकारी दो। शक्ति वहाँ से हवा में उड़ जाती है और फिर वो देखने लगती है। आखिरकार उस जगह तक पहुँच जाती है जहाँ अंधेरे कमरे में सोनू कैद थे और वो जगे हुए थे, होश में थे, लेकिन चुपचाप बैठे हुए थे अंधेरे में। अब उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उनको लगता था कि अब मैं इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। अब फिर जब शक्ति देख लेती है तब वो उड़ते हुए तांत्रिक मैडम के पास पहुंच जाती है कि मैडम जी, मैंने सोनू को देख लिया है। मैं उसको अब एक ऐसे अंधेरे कमरे में देखी हूँ जहाँ पर रोशनी कुछ भी नहीं है, जिधर देखो उधर अंधेरा है। और सोनू घबराया हुआ नहीं है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, जैसे आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए आप देर मत कीजिए। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं तांत्रिक मैडम, तभी शोर होने लगता है। ऐसा लगता है कि उस कॉलोनी में अब जो लोग सोए हुए थे या फिर कहीं पर थे वो सब जाग गए हैं और शोर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तांत्रिक मैडम पलट के देखती है तो कुछ लंबे लंबे इंसान नजर आते हैं, देखने में हैवान सरीखा। उनके सर बहुत बड़ा बड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबाई भी अब जरूरत से ज़्यादा थी और वही शोर करते हुए तांत्रिक मैडम के पास पहुंच रहे थे। तांत्रिक मैडम गिनती है कि कम से कम 17 से 18 लोग हैं और वो लोग देरी नहीं करते हैं, तांत्रिक मैडम को घेर लेते हैं। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम डरती नहीं है, उनके सामने डटकर खड़ी हो जाती है। कहती है उनको ललकारते हुए कि तुम लोगों ने मेरे सोनू को कैद किया है
अगर कैद किया हो तो तुम उनको बाहर निकाल दो। मैं उसको लेने आई हूँ। मैं तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम अपने कॉलोनी में आराम से रह सकती हो। मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने लड़के से मतलब है। अगर मेरे लड़का को आराम से आप लोग दे सकते हो तो मैं तुम लोग के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आराम से अपने दोस्त को लेकर के यहाँ से निकल जाऊँगी। अगर आप लोग मेरे साथ में कोई भी दिक्कत परेशानी खड़ा करने की कोशिश की, अगर मेरे लड़के को आप लोग वापस नहीं करोगे तो मैं सबको देख लूँगी। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम चुप हो जाती है और उधर जो हैवान सरीखा इंसान थे वो आपस में बात करने लगते हैं। वो अलग भाषा होती है, तांत्रिक मैडम समझ नहीं पाती है, लेकिन जो शक्ति थी ना उस भाषा को जानती थी। और तांत्रिक मैडम को कान में कहती है, ये लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं। और वो आपस में विचार विमर्श करके बता रहे हैं कि इससे उलझना ठीक नहीं है, इससे हम लोग नहीं उलझेंगे। अगर उलझेंगे तो ये हमारी बस्ती को तहस नहस कर सकती है और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इससे बढ़िया है कि उस लड़के को वापस कर दिया जाए। और उसके बाद वो लोग तांत्रिक मैडम के पास उनका नेता लीडर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है आम भाषा में, जो तांत्रिक मैडम समझ सकती है, कि मैडम जी हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपका लड़का वापस कर देते हैं, लेकिन आप हमारी बस्ती को तहस नहस मत कीजिएगा। हम आपको शक्ति को जानते हैं, हम आपकी शक्ति को पहचानते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, आप ऐसा ही कीजिएगा, हम आपके लड़के को बुला देते हैं। और इसके बाद और पीछे मुड़ करके आदेश देता है कि जाओ अब उस लड़के को लेके आओ। और कुछ ही देर में सोनू अब तांत्रिक मैडम के सामने खड़े थे। और जैसे तांत्रिक मैडम को देखते हैं ना वो रोने लगते हैं। तांत्रिक मैडम कहती है कि तुम रो मत, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलो चलते हैं, हमें बहुत सारा काम करना है, अभी तो बहुत काम मेरा बाकी है। और वो जो हैवान होते हैं तांत्रिक मैडम के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि आप लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। और तब कहते हैं कि आपको हम दरवाजे से बाहर निकाल देंगे, हम आपको अब कोई परेशानी खड़ा होते हुए नहीं देख सकते। और वो हैवान सारे मिलकर के तांत्रिक मैडम के पीछे भी चलते हैं और उस दरवाजे को भी खोल देते हैं ताकि तांत्रिक मैडम आराम से उनके क्षेत्र से बाहर निकल जाए। तांत्रिक मैडम निकल तो जाती है और इसके बाद अब आश्चर्य में वो जो तपस्वी बाबा थे वो देखने लगते हैं कि मैंने तो दरवाजे को खोला नहीं, मैंने दरवाजे को दोबारा खोला नहीं, तो तांत्रिक मैडम कैसे नजर आ गई, कैसे बाहर निकल आई। हैरान थे, लेकिन वो जानते थे कि तांत्रिक मैडम अजूबी चीज़ है, अजूबा है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो हैवानों को अब देख नहीं पाते हैं। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम तपस्वी जी के पास में आती है और तपस्वी जी कहते हैं अब कहाँ जाओगी, क्या करने के लिए आई हो। और तब कहती हैं कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है, लेकिन इस जगह पर नहीं, हम कहीं और चलते हैं और आराम से बैठ कर के मैं सब आपको बात बताती हूँ। अब मैं जानती हूँ कि आप मेरा मदद कर सकते हैं। तांत्रिक मैडम और तपस्वी बाबा एक खुले स्थान पर जाके बैठ जाते हैं। तांत्रिक मैडम अपना बैग खोलती है और उसमें से कुछ खाने पीने की चीज़ निकाल लेती है और तपस्वी बाबा की तरफ देती है कि आप भूखे होंगे, भोजन कर लीजिए, और मुझे भी भूख लगी हुई है। और फिर सोनू को भी देती है। सोनू भी अब भोजन पकड़ लेते हैं और वो खाने लगते हैं। वो भूखे थे और वो भी बहुत डरे हुए थे। उनको लगने लगा कि ये तांत्रिक मैडम बहुत पहुंची हुई चीज़ है। मैं तो जैसे अपने आप को भूल गया था कि मैं इस जगह से कभी जिंदा बाहर निकल पाऊंगा। और इधर तांत्रिक मैडम तपस्वी बाबा को भोजन दे रही थी, लेकिन तपस्वी बाबा मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं मैडम जी, मैं अब इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। मैं कंद मूल पर रहता हूँ, अब मुझे कुछ टाइम तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं आपका भोजन मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। तांत्रिक मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि आप काफ़ी बदल चुके हो, आप पहले वाला बिल्कुल नज़र नहीं आते, एकदम तपस्वी साधु बन चुके हो। आखिर पाना क्या चाहती हो।
अब जो तपस्वी बाबा है ना, वो धीरे धीरे हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन तुम किस चक्कर में यहाँ पर आई हो, क्या पाना चाहती हो, बात क्या है, इतनी दूर पर तुम क्यों आई हो इस घनघोर जंगल में। कोई ना कोई तो मतलब जरूर होगा तुम्हारा आने का, क्या मैं उसको जान सकता हूँ। तब तांत्रिक मैडम, अब खाना तो तांत्रिक बाबा मतलब तपस्वी बाबा तो खाते नहीं हैं। अब वो कोशिश करती है कि खा लीजिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। तब तांत्रिक मैडम एक हाथ में खाना पकड़े हुए और वो खाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तांत्रिक मैडम सुनती है कि तपस्वी बाबा बोल रहे हैं कि कोई ना कोई अब काम के लिए ज़रूर आई होगी इस घनघोर जंगल में, तब उनका हाथ रुक जाता है। खाना नहीं खाती हैं, खाना को रख देती हैं और तपस्वी बाबा की तरफ देख करके कहने लगती है कि आपने बिल्कुल सही समझा है। बिना कारण के मैं इस घनघोर जंगल में इतना संकट सहते हुए मैं क्यों भला, ये कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ी है कि मैं घूमने के लिए आई हूँ। मानती हूँ कि जगह बहुत ही रमणीक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन खतरनाक भी तो है। आप देखिए मेरे असिस्टेंट के साथ में क्या हुआ। आपने मेरी बहुत मदद की, आपने मुझे जाने का रास्ता बनाया, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब तपस्वी बाबा कहते हैं कि खैर छोड़ो उस बात को, तुम अपना आने का मतलब बताओ, किस चीज़ की तलाश में तुम इस जंगल में भटक रही हो। जब तक मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा। तब तांत्रिक मैडम सोचने लगती है कि बताऊं या ना बताऊं। तब उनका मन कहता है कि नहीं, बताना ही चाहिए, हो सकता है कि ये तपस्वी बाबा कुछ हमारी मदद करे। अब फिर वो पूरी कहानी बताने लगती है, उस शक्ति के बारे में सब कुछ बता देती है कि मैं उस शक्ति के लिए ढूंढने के लिए कब से लगी हुई हूँ। कई बार मेरी शक्ति हाथ से आते आते गायब हो चुका है, लेकिन मैं अब उसको गायब अब बिल्कुल नहीं होना देना चाहती। जहाँ है मुझे पता तो चल गया है और मैं जल्दी उस जगह तक पहुँच जाऊँगी। इस बार शक्ति को मैं कहीं भागने नहीं दूंगी। जब तपस्वी बाबा पूरा कहानी सुन लेते हैं, तब हैरानी भरी नज़रों से तांत्रिक मैडम की तरफ देख के पूछने लगती हैं कि मैडम, ये शक्ति तुम पाना क्यों चाहती हो। अब तुम्हें तो इतना भी पता होगा कि शक्ति सामान्य इंसान तो अब इसके नज़दीक भी नहीं जा सकता है, और तुम इसके बारे में इतना आगे तक पहुंच चुकी हो, आखिर तुम ये शक्ति को पाना क्यों चाहती हो। तांत्रिक मैडम कुछ देर चुप रहती है और कहने लगे कि मेरा निजी स्वार्थ है, मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए अब उस शक्ति को पाना चाहती हूँ। और तब तपस्वी बाबा कहने लगे कि नहीं, ऐसा गलत काम तुम बिल्कुल मत करना। निजी स्वार्थ के लिए उस शक्ति का उपयोग करना ठीक नहीं है, नहीं तो शक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उस शक्ति के बारे में मैं भी कुछ सुना हूँ और उसके बारे में जानकारी भी मैं रखता हूँ। अगर तुमने निजी काम के लिए उस शक्ति का उपयोग अपने ऊपर में किया, वो शक्ति तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगा। आप मेरी बात को गौर से समझना। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि देखिए, है तो मेरा पर्सनल निजी काम, लेकिन मैं उस शक्ति से अपने लिए धन बल, कोई जादू, ऐसी पावर शक्ति मैं पाना नहीं चाहती। मैं एक अच्छे काम के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहती हूँ। हैरान थे तपस्वी बाबा, अरे भाई, तुम निजी काम के लिए बात भी कर रही हो, फिर अच्छे काम की बात कर रही हो, ये मतलब क्या है तुम्हारा, क्या करना चाहती हो उस शक्ति को पा करके। मैं तो तुम्हें मना करूँगा कि उस शक्ति के पाने की लालसा छोड़ दो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगी। वो शक्ति कोई ऐरी गैरी नहीं है, हर कोई उस शक्ति को छू भी नहीं सकता है। बड़े बड़े लोग उस शक्ति के पीछे भागे हैं, लेकिन किसी के हाथ में शक्ति नहीं आई है। तुम भी इसको छोड़ दो, भूल जाओ, इस शक्ति को अब तुम पा नहीं सकती। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। लेकिन जो तांत्रिक मैडम थी, आंखें बंद करके जैसे सपने में अब जा गई, सपने में चली गई हो। आप जो बाबा थे ना, अब उनको जैसे आवाज़ दे रहे थे, आवाज़ दे रही थी। तांत्रिक मैडम, मेरी बात को सुन रही हो ना। तांत्रिक मैडम, मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हो ना। तब तांत्रिक मैडम कहती है, हाँ, मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ, आप कह रहे हो ना ये मेरा निजी स्वार्थ है बिल्कुल निजी स्वार्थ, लेकिन मैं निजी स्वार्थ को अपने ऊपर में बिल्कुल
उस शक्ति का उपयोग करना नहीं चाहती हूँ। मैं एक नेक काम करना चाहती हूँ। तब वो तपस्वी बाबा कहते हैं कि वो नेक काम कौन सा है, क्या चाहती हो। तब तांत्रिक मैडम बताने लगती है कि देखिए, ये बात तो मैं किसी को आज तक नहीं बताई हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, जब मैं छोटी थी, मैं अपने माता पिता के साथ कार में बैठी हुई आज जा रही थी। ये एक्सीडेंट साधारण नहीं था। मेरे जो पिता हैं ना, वो भूत प्रेत को बहुत महत्व देते हैं। और फिर तांत्रिक मैडम कहानी बताती चली गई कि उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। उनका एक्सीडेंट में जो शामिल थे वो प्रेत शक्ति थी। प्रेत शक्ति ही एक्सीडेंट को कराया था। मेरे माता पिता मेरे नज़रों के सामने मर गए थे। वो रोने लगती है तांत्रिक मैडम, अपने माता पिता को याद करके उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। तब कहती है कि मैं अपने माता पिता को प्रेत लोक में जा करके अब उनको आज़ाद कराना चाहती हूँ। जो प्रेत आत्माएं मेरे माता पिता को बंदी बना रखी है, वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस शक्ति का उपयोग करूँ। मैं उनके आयाम में जाऊँ, मैं प्रेतों का आयाम में जाऊँ। एक बार मैं बहुत पहले कोशिश कर चुकी हूँ। मैं उनके आयाम में पहुँच भी गई थी, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा था। मैं अपने माता पिता के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गई थी। तभी सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। मैं जान गई थी कि मैं अपना शरीर लेकर के और अपने माता पिता के आत्मा को अब उस नरक भरी जिंदगी से बाहर निकाल नहीं सकती। मुझे एक ऐसा शक्ति चाहिए जो ये काम में मेरा मदद करे। ये जो शक्ति की मैं तलाश कर रही हूँ ना, ये शक्ति मेरा ज़रूर काम करेगी। ये शक्ति मुझे उस आयाम में पहुँचाएगी और फिर मैं अपने माता पिता को प्रेतों से आज़ाद करा पाऊँगी। कहते कहते तांत्रिक मैडम के आंखों में आंसू भर गया था। वो रोने लगी थी। अब तपस्वी बाबा भी बिल्कुल शांत हो गए थे। उनको समझ में आ गया था कि तांत्रिक मैडम के साथ में कितना दुख भरी कहानी हुआ है। वो आगे जानते थे कि तांत्रिक मैडम के साथ में आगे क्या हुआ है। तांत्रिक मैडम कभी उनके साथ रहा करती थी, उनकी दोस्त थी। एक ही गुरु के पास में कई लोग अब तंत्र विद्या सीखते थे। ना जाने कब तक उनके साथ में रही थी। वो सब कुछ उनके आंखों के सामने आने लगता है। तब वो तांत्रिक मैडम को चुप कराते हैं कि मैडम जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे नहीं पता था, ये आज मैं आपके मुंह से आज पहली बार सुना हूँ कि आपके माता पिता प्रेत लोक में हैं, प्रेतों के आयाम में हैं। प्रेत उन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको उस जगह से निकलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और इसके बाद तांत्रिक मैडम जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तपस्वी बाबा उनकी मदद भी करेंगे। तांत्रिक मैडम खुश हो जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल सचमुच मेरा मदद करेंगे। तब तपस्वी बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल मदद करूँगा, लेकिन आपके साथ मैं प्रेतों के आयाम में जा नहीं सकूँगा। अगर मैं जाऊँगा तो आपका काम को खराब कर दूँगा। आपको तो अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ, उस शक्ति को पाने में ज़रूर मैं आपका मदद करूँगा। इस बार शक्ति आपको ज़रूर मिलेगी। ये मेरा विश्वास है। मेरे मन कह रहा है कि शक्ति आपके हाथों में ज़रूर आएगी। और उस शक्ति का गलत उपयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे ही काम आपका ख़त्म हो, शक्ति जहाँ से आपने लिया था उसको लौटाना भी पड़ेगा। मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा। आप तब तांत्रिक मैडम बहुत खुश हो जाती है। अब पास में जो सोनू बैठे हुए थे, ये सब बातचीत सुन करके दंग रह जाते हैं। अरे ये सब हो क्या रहा भाई? तांत्रिक मैडम कोई जादूगर नहीं है। कई बार उनको लगा भी था ये ऐसे कोई खास महिला नहीं है, ये विशेष महिला है। इनमें शक्ति भी अपार है, ना जाने क्या क्या जानती हैं। अब उनका रहस्य खुलने लगा था। अब सोनू जो है ना, बड़े आदर के भाव से तांत्रिक मैडम की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों से भी वो दर्द भरी दास्तान सुन के आंसू निकलने लगे। तब तांत्रिक मैडम कहती है, सोनू आप क्यों रो रहे हो? तब सोनू कहते हैं कि मैडम, आपकी दर्द भरी दास्तान सुन के मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाया। ना जाने आपके साथ में कितनी आपने कष्ट सही है। चलिए, आप ये बाबा जी कह रहे हैं
तो आपका कष्ट जरूर दूर होगा। जरूर आपके माता पिता प्रेतों से आज़ाद हो जाएंगे। मेरा भी मन यही कहता है। तो अब तांत्रिक मैडम कुछ देर ऐसे ही बातचीत चलती रहती है और फिर तांत्रिक मैडम कहती है तपस्वी बाबा से कि बाबा जी, मुझे कुछ नक्शा मिला हुआ है और नक्शे की जानकारी में मैं सही जगह पर आई हूँ कि नहीं आई हूँ, अब तो आप मुझे बता सकते हो। और तब तपस्वी कहते हैं कि बिल्कुल सही जगह पर आ गई हो, लेकिन यहाँ से भी बहुत दूरी पर हमें आगे जाना पड़ेगा और तब हम उस जगह पर पहुँच पाएंगे। लेकिन वो जगह भी अब इतना आसान नहीं है। वो शक्ति इतना आसानी से हम पा नहीं पाएंगे। वो शक्ति जो है ना, ऐसी जगह पर छिपी हुई है ताकि साधारण मनुष्य उस तक पहुंच भी नहीं पाए और हम जैसे तपस्वी भी उसको देख नहीं पाए। वो शक्ति छिपी हुई है, उसको ढूंढने में हमें वक्त लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। अभी तो आप लौट जाइए, आप पूरा 1 महीने के बाद आप इस जगह पर आइए और तब तक मैं अपने आप को तैयार भी कर लूँगा। अब मैं चाहूँगा कि सब शक्ति आपको हाथों में मैं खुद दूँ। मेरा मानना ये ही है। अगर आप मेरी बात को समझ रही हैं तो आपको लौटना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा पूरे महीना दिन के लिए। अगर आप कर सकती है तो मैं वादा करता हूँ कि शक्ति आपको हाथों में जरूर मिल जाएगा। और मैं इस पुण्य काम के लिए मैं आपका साथ दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि आपके माता पिता प्रेतों के आयाम से बाहर निकल आएं, उनको भी आज़ादी मिले। मैं ऐसा ही चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लौट जाइए। पूरा 1 महीने के बाद ही आप इस जगह पर आइएगा और तब तक मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लूँगा ताकि आगे कोई परेशानी खड़ा ना हो। आप जानती हैं ना, जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ और मैं आपका मदद ज़रूर करूँगा। तांत्रिक मैडम सोनू की तरफ देख रही है। सोनू भी अब तांत्रिक मैडम की तरफ देख रहा है। अब फिर तांत्रिक मैडम तपस्वी की तरफ देख कर कहती है कि आप सही कह रहे हो। और तब तपस्वी बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको लौटना पड़ेगा, आप जाइए और पूरा 1 महीने के बाद ही आप लौटिएगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा और तब हम शक्ति की तरफ चलेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि मैं आपको शक्ति दे सकूं, मुझे पक्का ही उम्मीद है। लेकिन अभी आपको जाना पड़ेगा, आप निकल जाइए, नहीं तो फिर अंधेरा होने लगेगा। अब तांत्रिक मैडम सोनू की तरफ इशारा करती है कि सामान समेटो भाई, अब तो हमें वापस चलना पड़ेगा। और सोनू भी अब यही चाहते थे, वो भी थके हुए थे। वो भी चाहते थे कि कुछ दिन उनको भी आराम मिले। उनके शरीर में भी तनाव था। अब ऐसा कष्ट वो सह चुके थे और वो तनाव से बाहर निकलना भी चाहते थे। उसके लिए अपने गांव भी अब जाना चाहते थे, अपने दोस्तों से मिलना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे, आराम करना चाहते थे। और वो भी कहने लगे कि मैडम ठीक बात है, हमें लौटना चाहिए। और फिर अब जो तपस्वी बाबा हैं अपने गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि निराश मत होइएगा, मैं आपका काम जरूर करूँगा, लेकिन 1 महीने के बाद में आप यहाँ पर लौटिएगा और तब मैं आपका वो काम पूरा करूँगा। अब 20 के बाद तांत्रिक मैडम जिधर से आई थी और फिर उधर के लिए निकल लेती है, जंगल झर पार करके। और आखिरकार रात भी आ जाती है, लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं। टॉर्च की सहायता से जंगल पार करते हुए और आखिरकार सुबह होने से पहले रोड पर नज़र आ जाती हैं, रोड पर निकल आती हैं। और तब सुबह हो चुका था। तांत्रिक मैडम सोनू से कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ाऊँ। और तब सोनू कहते हैं कि नहीं मैडम, आप चले जाइए, आप होटल में जाइए और आराम कीजिए, अब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, आप पक्का आएंगी ना। और तब तांत्रिक मैडम हंस के कहती है कि बिल्कुल आऊँगी, तुमने मेरी बात को नहीं सुना। और तब सोनू जाने के लिए तैयार होते हैं और तांत्रिक मैडम अपने बटुए से कुछ पैसा निकालती हैं और सोनू के हाथ में पकड़ा देती है कि सोनू, अपने ऊपर में खर्च करना, अपने परिवार के ऊपर में खर्च करना, कोई फालतू खर्च मत करना, मेरा इंतज़ार करना, मैं लौटूंगी, ज़रूर लौटूंगी, लेकिन 1 महीने के बाद में। अब फिर तांत्रिक मैडम होटल की तरफ बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का नाम बता नहीं पाऊँगा कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। अगर मैं
नामों को ढूंढना शुरू करूँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा, कहानी लेट हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले संडे को तांत्रिक मैडम की कहानी मैं ज़रूर लेके आऊँगा। फिर जितने लोग तांत्रिक मैडम के स्टोरी पर कमेंट किए हैं सभी का नाम बताऊँगा, कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है, पूरे साफ शब्दों में मुझे ज़रूर लिख करके भेजिएगा कमेंट के थ्रू। और मैं आपसे फिर वादा करता हूँ कि संडे को तांत्रिक मैडम की स्टोरी ज़रूर आएगी। अब फिर मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, वही पुरानी आग्रह, कोई नई नहीं। अगर आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं, तो तांत्रिक मैडम की कहानी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, दिलो जान से लगा हुआ हूँ। आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप मेंबरशिप ज़रूर लीजिए ताकि मेरी थोड़ी बहुत आप मदद कर सकें। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना, अब लेना या ना लेना आपकी मर्जी के ऊपर में निर्भर रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग को लेकर के। अब संडे को हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।